हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 4 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का, जिसमें कि हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एक्सीलेंट क्रिकेट क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015 एंड बैलेंस शीट ऑन द सेम डेट। इसमें हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों चीज हमको यहाँ पे बनानी है। तो हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, कुछ एडजस्टमेंट दिए हैं और हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट इस क्वेश्चन में बनाना है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं जल्दी से। रिसिप्ट साइड में दिया है हमको बैलेंस बीडी कैश का, मेंबर सब्सक्रिप्शन, मेंबर्स एडमिशन फीस, sale of old sports material, hire of ground, subscription for tournament, फिर उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फीस, डोनेशन, और फिर पेमेंट साइड में दिया है बैलेंस बीडी बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, यहाँ पे थोड़ा याद रखने वाली चीज है, एक एक्सेप्शन चीज दिया है। अपकीप ऑफ फील्ड एंड पवेलियन, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, रेट्स एंड इंश्योरेंस, टेलीफोन, पोस्टेज एंड कोरियर चार्जेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, सेक्रेटरी ऑनरेरियम, ग्रास सीड्स, इन्वेस्टमेंट्स, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल और बैलेंस सीडी। यानी कि ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का बैलेंस दिया है हमको। तो पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे ना। एक मिनट। एसेट्स फिर दिया है एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, हमको दिया है क्वेश्चन में प्लेग्राउंड, कैश इन हैंड, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सब्सक्रिप्शंस रिसीवेबल, डोनेशंस एंड सरप्लस। अब एक एडजस्टमेंट दिया है हमको यहाँ पे, डोनेशंस एंड सरप्लस ऑन अकाउंट ऑफ टूर्नामेंट आर टू बी केप्ट रिजर्व फॉर परमानेंट पवेलियन। यानी कि कोई भी डोनेशन या सरप्लस अगर हमको मिलता है टूर्नामेंट से रिगार्डिंग, तो उसको हम लोग रख लेंगे पवेलियन के लिए, जो परमानेंट पवेलियन बनना है। यानी कि ये कैसा हो जाएगा, डोनेशन अगर होगा क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन में, तो उसको हम लोग मान लेंगे फॉर स्पेसिफिक पर्पस, और वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा हमारा। फिर है रिजर्व फॉर परमानेंट, ये तो हो गया। फिर सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑन 31 मार्च हमको दे दिया 2015, और फिर हमको बोल दिया है राइट ऑफ 50% ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एंड 30% ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज हमको दो चीजों पे करना है। राइट ऑफ का मतलब, राइट ऑफ मतलब हाँ डेप्रिशिएट कर देना। राइट ऑफ का मतलब है बुक से उसको हटा देना। तो बुक से हटाना है, लेकिन पूरे को नहीं, एक के 50% को और एक के 30% को। बाकी जो बचेगा वो उनके बुक्स में रहेगा। तो इस क्वेश्चन में पहले हमको ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दी हुई है, तो हम लोग पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं, तब क्वेश्चन को हम लोग फर्दर आगे लेके जाते हैं। क्योंकि हमको उसके जो हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट से हमारा निकल करके आएगा कैपिटल फंड, वो हमारा क्वेश्चन में यूज आएगा। वो हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में उसका यूज हमें पड़ेगा। तो हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट पहले बना लेते हैं, फिर आते हैं इनकम एक्सपेंडिचर पे। तो ये है हमारी बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2014। तो हमारा इधर होता है लायबिलिटी साइड, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट।
ये हमारा रुपीज में है। पहला हमको दिया हुआ है प्लेग्राउंड। खैर, बैलेंस शीट बनाने से पहले हम आपको एक चीज और याद दिला दें फिर से। बैलेंस शीट बनाने के दो तरीके होते हैं। हम लोग या तो बैलेंस शीट फिक्स्ड एसेट से करंट एसेट्स की तरफ ले जाके बनाते हैं, या तो करंट एसेट से फिक्स्ड एसेट्स की तरफ ले जाते हैं। उसमें हम लोग बीच में ऐसे ऊपर नीचे नहीं करते कि बीच में कभी करंट एसेट लिखते फिर फिक्स्ड एसेट लिखते हैं, ऐसे उसको नहीं बनाते। उसको तरीका यही होता है बनाने का बैलेंस शीट, या तो हम फिक्स से करंट की तरफ जाएं या करंट से फिक्स की तरफ आए। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ पहला प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड हमारा क्या है? एक एसेट है। इसको हम लोग एसेट साइड में लिखेंगे, और ये कैसा एसेट है? फिक्स्ड एसेट है। तो इसको यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्लेग्राउंड 5 लाख। फिर हमारा दिया है कैश इन हैंड। कैश क्या है? सबसे ज्यादा हमारा मोस्ट करंट एसेट्स है, सबसे ज्यादा करंट, तो उसको लास्ट में लिखेंगे। अभी हम पहले और देख लें। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल है उसके बाद। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 85,000। फिर है हमारा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, मतलब ये भी क्या होगा? स्टॉक ही होगा एक तरह से। जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बच गया है लास्ट में, वही होगा ये। $11,000। फिर है हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, तो इसको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग भी लिख सकते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाला, या इसको सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल के नाम से जो दिया है उसको उसी नाम से भी रहने दे सकते हैं। हम दोनों कर सकते हैं। हम इसको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग लिख देते हैं, क्योंकि इससे रिगार्डिंग हम लोग एक एडजस्टमेंट पढ़ चुके हैं। आउटस्टैंडिंग 28,000। हाँ, फिर और कुछ तो है नहीं इससे रिगार्डिंग। अब है कैश इन हैंड, तो कैश को सबसे लास्ट में हम लोग लिखेंगे। अब ध्यान रहे कि इस क्वेश्चन में हमको सिर्फ एसेट्स दिए हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कोई भी लायबिलिटी हमको यहाँ पे नहीं दी है। तो जो भी हमारा रिमेनिंग बचा हुआ जो भी पैसा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? कैपिटल फंड हो जाएगा। लेकिन जब हम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमको एक इंफॉर्मेशन दी थी जिसमें बैंक का ओवरड्राफ्ट दिया था, और बैंक का ओवरड्राफ्ट का एक तरह का करंट लायबिलिटी है। तो उसको हम लोग लिख लें, उसके बाद फिर हम लोग कैपिटल लिखते हैं, या चाहे तो हम लोग पहले कैपिटल लिख लें फिर उसको लिख सकते हैं। खैर, पहले अगर लायबिलिटीज ही लिखना पहले बेहतर होगा तो हम लोग पहले बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पे लिख लेते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट 16,000। बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ पे दिया हुआ था? ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हमको दिया हुआ है। इसको हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो हमको इन्फॉर्मेशन एडिशनल दी हुई है उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इन्होंने सिर्फ एसेट्स की इन्फॉर्मेशन दी है, किसी भी लायबिलिटी की इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। अगर ऐसा होता है तो जो इसका टोटल आएगा 6,42,000। ये 6,42,000 पूरा का पूरा जो है वो कैपिटल फंड हमारा हो जाता, अगर इन्होंने कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती लायबिलिटीज के रिगार्डिंग तो। लेकिन यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट का जो है हमको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में इन्होंने बताया हुआ है,
इसलिए उसको हम यहाँ पे ले जाएंगे, बचा हुआ जो है वो हमारा कैपिटल फंड हो जाएगा और ये हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे बैलेंस शीट होता है उसमें दोनों एसेट्स और लायबिलिटी साइड का टोटल इक्वल होता है, तो यहाँ पे इक्वल नहीं है, इसलिए बैलेंस करने के लिए 6,26,000 का हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल फंड हो जाएगा। ये हमको एक इंफॉर्मेशन इस बैलेंस शीट को बनाने से मिल गई कि हमको कैपिटल फंड हमारे क्वेश्चन का मिल गया, जो कि हमें आगे बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते समय काम में आएगा। खैर, अब हम लोग पहले बना लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट पे। तो हम लोग पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेते हैं यहाँ पे। ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा है, ये हमारा किसके लिए है, 2015 31 मार्च ईयर एंडिंग के लिए है। ये तो ओपनिंग बैलेंस शीट थी, इसलिए 31 मार्च 2014 के लिए थी। ये जो हमारा है, ये हमारा फॉर 31 मार्च 2015 के लिए है। तो इधर हमारा होगा एक्सपेंडिचर, अमाउंट और इनकम अमाउंट। ये हमारा है डेबिट साइड और ये हमारा है क्रेडिट साइड। ये है रुपीज और ये भी है रुपीज। ठीक है, तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग करना। पहला है मेंबर्स सब्सक्रिप्शन। मेंबर सब्सक्रिप्शन हमारा क्या है, एक तरह का रेवेन्यू नेचर का इनकम है किसी भी एनपीओ का, तो हम लोग उसको यहाँ पे लिख देंगे बाय सब्सक्रिप्शंस। एक मिनट बेटा, कहाँ गया ये, मेंबर सब्सक्रिप्शन दिया है ये 2,50,000 का, तो इसको हम लोग इनर कॉलम में नोट कर लेंगे, क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट इसके रिगार्डिंग हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो एक तो हमको बोला है सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑन 31 मार्च 2015। 2015 में 42,000 सब्सक्रिप्शन जो है वो हमारा ड्यू था। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर जो है वो हमारा क्या है, इसी ईयर की इनकम का पार्ट है, इसलिए उसको हम लोग इस साल के सब्सक्रिप्शन में ऐड कर देंगे। ऐड सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग, इसको बोलते हैं एट द एंड। 42,000 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 2,92,000। लेकिन हमको क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट में हम लोग का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो है हमारा ये भी था, ये पिछले साल का सब्सक्रिप्शन था, इसलिए इसको हम लोग यहाँ से लेस कर देंगे। ये इस साल को बिलोंग नहीं करता है। ये जो बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट में हमको दिया हुआ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस, ये सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड था, तो इसको हम लोग यहाँ पे लेस कर देंगे। सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग
अगर डेट में कंफ्यूजन हो तो ये हमारा 2015 है, नहीं सर वो तो क्लियर है सर, 2020 वाले पर 31 मार्च 2015 का है ये, और ये हमारा 31 मार्च, या इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि ये हमारा 1 अप्रैल 2014 का है। ये कितना था? 28,000। तो लिया जाएगा 2 लाख। इसको लेस करके हम लोग बाहर लिख देंगे 2,64,000। सब्सक्रिप्शंस के रिगार्डिंग हमको और कोई भी एडजस्टमेंट यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो हम लोग इतना ही करके लिख देंगे। एक्चुअली में सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर क्या है? करंट ईयर के इनकम को बिलोंग करता है, इसलिए उसको हम मेन सब्सक्रिप्शंस में ऐड करते हैं। और सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, तो वो आउटस्टैंडिंग था, मतलब वो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था। तो लास्ट ईयर की इनकम को हम इस ईयर में कंसीडर नहीं करते, यानी कि इस साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वो नहीं जाता है, इसलिए हमने उसको यहाँ पे माइनस कर दिया है। और जो फिर बाद में फिगर आया है बैलेंस करके 2,64,000, वो हमारा इस साल का एक्चुअल सब्सक्रिप्शन हो गया, नेट सब्सक्रिप्शन जिसको कह सकते हैं। आउटस्टैंडिंग और जो मिला है हमको रिसीव हुआ है, उसको दोनों को ऐड करके हमने यहाँ पे दिखा दिया है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या है आइटम? मेंबर्स एडमिशन फीस। एडमिशन फीस, तो बाय एडमिशन फीस। एडमिशन फीस भी हमारी कैसी है? रेगुलर नेचर की है। जब जब एडमिशन होता है तब तब हमको नया एडमिशन फी होने पर एडमिशन फीस हमको रिसीव होती है, तो रेवेन्यू नेचर की है, इसलिए इसको भी हम इनकम साइड में यहाँ पे ऐड कर देंगे। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है? सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, मैगजीन, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, ये सब भी हमारा क्या है? रेवेन्यू नेचर का है, क्योंकि जो भी चीज़ हमारे यूज की नहीं रह जाती है, ऑब्सोलीट हो जाती है, तो उसको हम लोग रेगुलर बेसिस पे सेल करते रहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं होता है, लेकिन ये रेवेन्यू नेचर का होता है, इसलिए ये जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में जाएगा। बाय सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। 2,500। फिर है हमारा हायर ऑफ ग्राउंड। हायर ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड को हायर करने के खर्चे। ग्राउंड यानी कि ये जैसा है कि एक्सीलेंट क्रिकेट क्लब था, यानी कि ये क्रिकेट टूर्नामेंट्स कराता था। टूर्नामेंट के रिगार्डिंग हमको एक इंफॉर्मेशन यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि donations and surplus on account of tournament are to be kept reserved for permanent pavilion। ये तो खैर परमानेंट पवेलियन के रिगार्डिंग है। दूसरी चीज ये क्या कह रहा है कि हायर ऑफ ग्राउंड, जो ग्राउंड को हायर करने का हम लोग चार्जेस देते हैं, तो ये हमारा जो है हायर ऑफ ग्राउंड जो है रेगुलर बेसिस पे हमारे कोई भी क्लब है तो वो क्या करता है? टूर्नामेंट कराता रहता है। तो इसलिए वो जो है हायर ऑफ ग्राउंड जो है वो हमारा रेगुलर नेचर का एक इनकम है। सॉरी, ये तो रिसिप्ट साइड में इनकम है ये, सॉरी। हायर ऑफ ग्राउंड जो है वो क्या होता है कि ये अपने क्रिकेटिंग क्लब है, तो मे भी ये कोई स्टेडियम या कोई प्लेस को ओन करते हैं। ये दिया भी हुआ था शायद क्वेश्चन में, ये प्लेग्राउंड को ओन करते हैं। तो प्लेग्राउंड को ओन करते हैं तो क्या करते हैं? ये प्लेग्राउंड को रेंट पे लोगों को देते होंगे, और रेंट उससे मिलने वाला जो है या उससे मिलने वाला जो भी इनकम है वो रेगुलर नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का है, इसलिए वो हमारा जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में जाएगा। तो हायर ऑफ ग्राउंड करके यहाँ पे रिसिप्ट साइड में दिया है, मतलब हमको मिला है, तो इसको हम लोग रेंट फॉर ग्राउंड या हायर ऑफ ग्राउंड, जैसे भी जो नाम से दिया है उसी नाम से लिख लेते हैं, बाय हायर ऑफ ग्राउंड। मतलब ग्राउंड को हायर करने के लिए लोग हमको क्या देते हैं? कुछ फीस वगैरह देते हैं या कुछ उसके चार्जेस देते हैं,
या रेंट कह सकते हैं हमको देते हैं, तो ये रेगुलर नेचर का है क्योंकि अक्सर लोग ग्राउंड को रेंट पे लेते रहते हैं, तो वो इनका इनकम का पार्ट है। तो उसको हम लोग यहाँ पे इनकम साइड में लिख देंगे 28,000। बोलो। सॉल्यूशन में देखिए एक बार सर, हायर ऑफ ग्राउंड का जो अमाउंट है सर, उसको रेंट ऑफ हॉल के नाम से लिखा हुआ है। उन्होंने नाम चेंज कर दिया, वही हम बोले ना, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है बुक्स में एनसीईआरटी की, इन्होंने हाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट का प्रॉब्लम रहता है हमेशा से एनसीईआरटी में, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। रेंट ऑफ हॉल यहाँ पे नहीं है, हमारे पास हॉल नहीं है, हमारे पास बैलेंस शीट में क्लियरली बता रहा है कि प्ले ग्राउंड जो है वो ये एनपीओ जो ये क्रिकेटिंग एक्सीलेंट क्रिकेट क्लब है, ये प्ले ग्राउंड ओन करता है, और प्ले ग्राउंड ओन करता है तो उसको टाइम टू टाइम जो है वो देता रहता है उसको रेंट पे लोगों को हायर करने के लिए। तो रेंट ऑन ग्राउंड इसको लिख सकते थे, लेकिन हायर ऑफ ग्राउंड जिस नाम से दिया हम कह रहे हैं उसी नाम से लिखना ज्यादा अच्छा है। तो ये एक तरह की इनकम है रेगुलर नेचर की, तो ये हमारा इसमें इनकम साइड में जाएगा। फिर सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट, ये सब्सक्रिप्शन हमारे नॉर्मल सब्सक्रिप्शन नहीं है क्योंकि मेंबर सब्सक्रिप्शन अलग से दिया हुआ है, और साथ ही साथ सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट यानी कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए सब्सक्रिप्शन दे दिया है। तो ये हमारा कैसा होगा, ये हमारा कैपिटल नेचर का, इसलिए ये हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा। फिर लाइफ मेंबरशिप फीस, वो भी हमारा जो है इसमें कैपिटल नेचर का है, बार बार नहीं होता, इसलिए हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा। और फिर है डोनेशंस, डोनेशंस में यहाँ कुछ लिखा नहीं है, तो इन जनरल क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसको इनकम साइड में ले जाते हैं, लेकिन एडजस्टमेंट में हमको लिख दिया है कि डोनेशन या सरप्लस कोई भी मिलेगा टूर्नामेंट के तो उसको हम लोग परमानेंट पवेलियन के रिगार्डिंग मानेंगे, यानी कि ये क्या होगा, डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस हो गया, इसलिए ये भी हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा। तो रिसिप्ट साइड के सारे हमारे जो है आइटम्स हमने देख लिए। अब इनकम साइड हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हम लोग एक्सपेंडिचर साइड में आते हैं। तो बैलेंस बीडी बैंक ओवरड्राफ्ट, ये हमारा बैलेंस शीट का आइटम था जो बैलेंस शीट में चला गया, यहाँ पे नहीं जाएगा। अब कीप ऑफ फील्ड एंड पवेलियन, फील्ड और पवेलियन की देख रेख के लिए जो खर्चे होते हैं वो हमारे कैसे रेगुलर नेचर के, क्योंकि हम बार बार उसको रेंट भी कर रहे हैं, अपने भी टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, तो बार बार उसको रख रखाव की जरूरत पड़ती है, तो ये रेगुलर नेचर का है, तो ये हमारा इधर जाएगा। अब कीप ऑफ फील्ड एंड पवेलियन, $1,15,000। हाँ सर, सर तो जो क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दिया था वो भी इसी में जाएगा, डोनेशन एंड सरप्लस ऑन अकाउंट ऑफ टूर्नामेंट आर टू गेट रिजर्व फॉर ऑल्सो डिटेल। नहीं, तो डोनेशंस की बात कर रहा है ना, अच्छा सर, डोनेशंस या सरप्लस कोई मिलेगा तो यानी वो रिसिप्ट की बात कर रहा है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर की बात नहीं कर रहा, और ऐसा कोई एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग हमको एडजस्टमेंट भी इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट जो है जो 1,15,000 जो ओरिजिनल अमाउंट है उसको हम उसमें ले गए। फिर है हमारा टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस को ये यहाँ पे नहीं लेके जा रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्योंकि हमारे एडजस्टमेंट में हमको बोल दिया है कि डोनेशन एंड सरप्लस ऑन अकाउंट ऑफ टूर्नामेंट, कोई भी डोनेशन, देखो जो तुमने क्वेश्चन किया था ये जो अपकीप ऑफ फील्ड एंड पवेलियन था, ये क्या था, फील्ड की रख रखाव के रिगार्डिंग था, ठीक है, ये फील्ड और उसके ग्राउंड के रख रखाव के उसके था, तो ये रेगुलर नेचर का ये इसमें जाएगा। लेकिन टूर्नामेंट से रिलेटेड अगर कोई भी इनकम या एक्सपेंडिचर है तो वो हमारा नहीं जाएगा, ये इन्होंने पहले ही हमको एडजस्टमेंट में बता दिया है, तो इसलिए टूर्नामेंट एक्सपेंसेस जो है वो हमारे इस यहाँ पे नहीं जाएंगे। अगर एडजस्टमेंट नहीं लिखा होता तो टूर्नामेंट हमारा जो है रेगुलर बेसिस पे होता है तो वो रेवेन्यू नेचर में आता, लेकिन एडजस्टमेंट में क्लियर कर दिया इसलिए यहाँ पे ये नहीं जाएगा।
तो उस पे मिलने वाला टूर्नामेंट से रिगार्डिंग मिलने वाला कोई भी इनकम या कोई भी एक्सपेंडिचर हमारा जो है वो अब रेवेन्यू नेचर का ना होकर कैपिटल नेचर का हो जाएगा, क्योंकि उसको स्पेसिफिक इन्होंने कर दिया है, अपने एडजस्टमेंट के थ्रू उसको स्पेसिफिक बना दिया है। ठीक है, फिर रेट्स एंड इंश्योरेंस, ये हमारा नॉर्मल एक्सपेंस है, रेगुलर नेचर का है, तो ये हमारा जाएगा टू रेट्स एंड एक्सपेंसेस। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, टू टेलीफोन एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस ये हमारे रेगुलर नेचर के हैं, वो भी हमारे जाएंगे टू टेलीफोन 3500। फिर क्या है, पोस्टेज एंड कोरियर चार्जेस, पोस्टेज एंड कोरियर चार्जेस के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये भी जाएगा। $4000, तो ये भी हमारा जाएगा रेवेन्यू नेचर का ये। फिर है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी कैसा है हमारा रेवेन्यू नेचर का है, तो यही जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ और चीजें दी हुई है, इसलिए इसको हम इनर कॉलम में नोट कर रहे हैं फिलहाल। 26,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बेसिकली क्या है, इस साल जो खरीदा गया है वो हमारा रेवेन्यू नेचर का है, उसको हमने यहाँ पे नोट कर लिया 26,000। लेकिन कुछ और भी था जो हमारे पास पहले से था, यानी कि वो था ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो हमको दिया हुआ था। हाँ, तो वो हमारा जो था, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो ये ओपनिंग स्टॉक भी खाली लिख लेंगे तो चलेगा। ओपनिंग स्टॉक है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का, जो बचा हुआ था पिछले साल का वो, प्लस जो हमने इस साल खरीदा वो, दोनों हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 11,000। इसको जोड़ करके हम लोग यहाँ पे लिख लें 37,000। अब यहाँ पे क्वेश्चन में एक और एडजस्टमेंट भी दिया था इससे रिगार्डिंग, वो बोला था कि राइट ऑफ 30% ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का 30% हमें राइट ऑफ करना था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे 37,000 का 30% हमको राइट ऑफ करना था, तो वो आएगा आपका 11,100 शायद। एक बार देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं उसको। 37,000 पे 30%, 11,100, 11,100 को हमको राइट ऑफ करना था। तो राइट ऑफ यानी डेप्रिसिएशन उस पे चार्ज हमको करना था 37,000 पे हमको 11,000 जो है वो राइट ऑफ कर देना था। जो बचा हुआ है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक के रूप में बच जाएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का। तो 37,000 माइनस 11,100, 25,900 का हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दिया है। $25,900 बचा हुआ जो है 11,100 जो कि हमारा डेप्रिसिएशन भी है या राइट ऑफ भी करना था, वो हमारे इस साल के एक्सपेंडिचर में जो है काउंट हो जाएगा एक्सपेंडिचर साइड में।
यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकला, तो स्टार बना के क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा हमारा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज जो हुआ है साल भर में, माइनस जो हमने राइट ऑफ किया है साल भर में, वो सब करेंगे तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक हमारा दिया हुआ था 11,000 का, परचेज हमने किया था 26,000 का, और राइट ऑफ हमने किया है 11,100 का। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 25,900 का आ गया है। लेकिन एक्सपेंसेस में जब हम दिखाएंगे तो एक्सपेंसेस में हमने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इतने की खरीदी, इस साल 26,000 की खरीदी, 11,000 यहाँ पर पहले से थी, 37,000 की। क्लोजिंग स्टॉक यानी कि 25,900 हमारा बच गया, ये हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो क्या है, हमारा इस साल का खर्चा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे, जो एक तरह से हम राइट ऑफ भी कर रहे हैं इस साल, और वही हमारा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे खर्चा भी हुआ है। यानी इतना 11,100 की प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारी एग्जॉस्ट हो गई है इस साल में, करंट ईयर में। तो 11,100 का जो है हम लोग यहाँ पे एक्सपेंसिव साइड में लिखेंगे। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा इस तरह से, और ये क्लोजिंग स्टॉक जो है हमारा फिगर ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमारे जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? फिर है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इससे रिगार्डिंग हमको कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको हम लिख देंगे नॉर्मली टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस 4,400। फिर क्या है, सेक्रेटरीज ऑनरेरियम। ये ऑनरेरियम जो है ये भी हमारा क्या एक तरह का पेमेंट होता है, जो कि हमारे यहाँ कोई भी गेस्ट वगैरह आते हैं या स्पेशल कोई स्पेशल किसी को इनवाइट किया जाता है, तो उसको ये एज अ टोकन ऑफ फीस कह सकते हैं, या एज अ टोकन, उनको सैलरी तो नहीं देते हम लोग, उसको ऑनरेरियम कहते हैं। और इसका मतलब है कि वो जब कोई स्पेशली किसी को बुलाया जाता है, जैसे क्रिकेट टूर्नामेंट करने में अगर हम किसी बड़े क्रिकेटर को बुलाएं तो उसको सम्मान के रूप में ये अमाउंट हम लोग देते हैं, उसको अप्रिशिएट करने के लिए उनके प्रेजेंस को, तो उसको बोलते हैं। तो यहाँ सेक्रेटरी कोई होंगे क्लब के, उनको बुलाया गया शायद, तो उसका है ये एक्सपेंस। ये भी हमारा कैसा है, रेगुलर नेचर का है, जो कि हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। $30,000। फिर है ग्रास सीड्स, तो घास डालने वाले बीज जो है वो भी कैसे रेगुलर एक्सपेंसेस है, क्योंकि घास के मेंटेनेंस के लिए वो जरूरी होते हैं।